मिलती है। भय को नकारते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रलोभन और आस्था से छुटकारा पाना संभव नहीं है, और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि प्रलोभन और आस्था में ही राहत है। कुछ लोगों का सोचना है कि इससे छुटकारा पाना जरूरी तो है, परंतु रास्ता नहीं है। इन सब स्थितियों में निष्कर्ष यही निकलता है कि भय, प्रलोभन, आस्था और संघर्षों से गुजरते हुए मानव परंपरा का रास्ता, राज्य और राजनैतिक, धर्म और धर्मनैतिक, अर्थ और अर्थनैतिक, शिक्षा, संस्कार, सहज, वस्तु, पद्धतियों का निर्धारण, निष्कर्ष उसकी सार्वभौमता, सार्थकता के अर्थ में देखने को नहीं मिली। इस लंबे समय की यात्रा में मानव परंपरा में संस्कृति, सभ्यता का, विधि व्यवस्था का और आचार संहिताओं का ध्रुवीकरण एवं निश्चयन नहीं हो पाया। मतलब यदि अपन देखें तो मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो लाइफ है वो 1 लाख साल के आसपास हो गई होगी, है ना। उसमें भी जो 50,000 साल है वो काफी महत्वपूर्ण है, और जो पिछला 5-7 हजार साल का समय है, जिसको हम लोग आधुनिक काल भी कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतने 5-7 हजार साल में बहुत सारा अनुसंधान, अध्ययन, साधनाएं, ये सब कुछ हुई हैं। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था और आचार संहिताओं का ध्रुवीकरण और निश्चयन नहीं हो पाया। यही जन चर्चा का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर सार्थकतापूर्ण निश्चयन को जन चर्चा के सूत्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है। इसमें सर्व सुख का सारभूत अर्थ समाहित है। फिर कहा गया कि मानव परंपरा में राज्य, धर्म, अर्थ और शिक्षा संबंधी सार्वभौम निष्कर्ष को पाने का प्रयास सदा ही रहा है, अपेक्षा के रूप में रहा है। इसकी असफलता का एकमात्र कारण मानव को एक इकाई के रूप में देखने, समझने, अध्ययन क्रम में सजाने और व्यवहार व्यवस्थागत कार्यकलापों को साकार करने की दिशा में प्रयास नगण्य हुए। तो मानव को एक इकाई नहीं माना, बल्कि दूसरे दूसरे आधारों पे इन सब चीज़ों को सजाने का प्रयास किया, जैसे ईश्वरवाद के आधार पे या भौतिकता के आधार पे। लेकिन मानव को एक इकाई नहीं माना, बल्कि मानव को जीव के रूप में माना, है ना। फिर कह रहे हैं कि हर समुदाय ने अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यताओं को मान्यताओं के आधार पर स्थापित कर लिया। इसलिए सभी समुदायों की संस्कृति, अस्मिता समानांतर रूप में प्रवृत्त हुई। सांस्कृतिक अस्मिता समानांतर रूप से प्रवृत्त हुई। फलस्वरूप बारंबार टकराव की मुद्राएं, घटनाएं देखने को मिली, जिसमें इतिहास इससे भरा पड़ा है ना, जिसको हम लोग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, या कम्युनल, आजकल उसको कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट या कम्युनल राइट्स भी बोलने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सभी समुदायों की सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता का मतलब अहंकार, अहंकार इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मान्यताओं पे आधारित है, इसलिए इसको अस्मिता शब्द का उपयोग किया है। और वो सब पैरेलल रही हैं, मतलब सब एक दूसरे के समानांतर खड़ी रही हैं। फलस्वरूप बारंबार टकराव की घटनाएं, मुद्राएं देखने को मिली हैं, जबकि अधिकांश मानव वाद विवाद झंझटों को नहीं चाहते हैं, ना चाहते हुए भी होती रही हैं। फिर परिस्थितियां इन तमाम घटनाओं के लिए बाध्य भी करती रही हैं। कोई एक परंपरा अपनाया हुआ राज्य और धर्म अस्मिताएं टकराव की स्थिति निर्मित करती रही। उसी के साथ साथ अन्य समुदायों का उलझना एक बाध्यता बनती रही। इसी उलझन से सामरिक अस्मिता सर्वाधिक रूप में पुष्ट हुई। इसी के पक्ष में कोई भयभीत होकर, कोई प्रलोभित होकर इस घटना में भागीदार बनने के लिए इच्छा रखते रहे और भागीदार होते भी रहे। इसका साक्ष्य यही है कि सामरिक कार्यकलाप में भागीदारी करने के लिए बहुत सारी प्रतिभाएं उम्मीदवार होती ही हैं तथा भागीदार निर्वाह करती हैं, और यह सर्वजन विदित तथ्य है। तो जन चर्चा में सामरिक वार्ताओं को प्रदर्शन, प्रकाशन के माध्यम से रोमांचित विधि से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी सामरिक प्रवृत्ति की स्वीकृति होती रहे, पुष्टि होती रहे। उल्लेखनीय है कि अधिकांश मानव
युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध वार्ता चर्चा में उत्साहित होकर भाग लेते हैं। मानव में यह एक अंतर्विरोधी विन्यास है और इसी अंतर्विरोधी मुद्दे के रूप में शोषण को भी कोई नहीं चाहता, फिर भी अधिकांश जनमानस व्यापार चर्चा या लाभवादी विधाओं से उत्साहित होते हुए देखने को मिलता है। तो ये दो प्रकार के अंतर्विरोध को यहाँ पर रेखांकित किया और इसके बाद ये कहा कि इस बात से हर व्यक्ति सहमत होता है कि वह मानव है, किंतु अपना परिचय वह किसी न किसी वर्ग या समुदाय पहचान के साथ ही देता है और यह भी अंतर्विरोध का जीता हुआ उदाहरण है। तो ये तीसरा अंतर्विरोध उन्होंने बताया कि अपना अपने को मानव के रूप में हर व्यक्ति अपने को मानव के रूप में तो मानता है, सहमति भी देता है, लेकिन जब उसकी पहचान की बात आती है तब वो किसी वर्ग या समुदाय के रूप में होता है। तो ये एक अंतर्विरोध का तीसरा उदाहरण जो है उन्होंने दिया। फिर आम जन मानसिकता के गति कार्य वार्तालाप के क्रम में यह भी देखने को मिलता है कि सर्वशुभ होने का कार्य राज्य, धर्म और शिक्षा में होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये सब अंतर्विरोधों के बीच भी, है ना, ज्यादातर आम जनता में ये मानसिकता देखने को मिलती है कि सर्वसुख का कार्य जो है वो राज्य संस्थाओं को, धर्म संस्था और शिक्षा संस्थाओं से में होना चाहिए, जबकि इन तीनों विधाओं में विशेष और सामान्य का प्रभेद बना ही है। विशेष और सामान्य का तात्पर्य है विद्वान मूर्ख, धनी ज्ञानी अज्ञानी, बली दुर्बली, धनी निर्धनी के रूप में मान्यता। यह विशेषकर समुदायगत अंतर्विरोध के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जैसा ऊपर एक बताया तो उसी अंतर्विरोध को यहाँ पर और फैला के बताया कि यह विशेषकर समुदायगत अंतर्विरोध के रूप में देखने को मिलता है। जन चर्चा में यह भी सुनने को आता है कि शिक्षा संस्कार आदि चारों परंपरा है न, शिक्षा संस्कार, राज्य, धर्म और व्यापार व्यवस्था यानी चारों परंपरा ठीक हैं और इस बात को स्वीकारा जाता है। परंपरा सहज विधि से हर मानव संतान किसी न किसी परिवार में समर्पित रहता ही है। फलस्वरूप परिवार के जो रूढ़िगत स्वीकृतियां या रूढ़िगत या स्वीकृत जो खान पान, बोली, रहन सहन, मर्यादा, व्यवहार मर्यादाएं को यथासंभव हर शिशु ग्रहण करता ही है ना। इसके कुछ दिनों के बाद किसी शिक्षण संस्थान में या भाई बहन, मित्रों और गुरुजनों के बीच में कुछ भी सीखने को, सुनने को, समझने को, पढ़ने को मिलता है, उन सबको हर बालक, हर विद्यार्थी अपनी ग्रहणशीलता सहज विधि से ग्रहण करते हैं और युवावस्था को पार करते करते किसी न किसी धर्म गद्दी या धर्म प्रणाली या धार्मिक रूढ़ी को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि मानव जन्म से ऐसा नहीं होता है, जन्म से तो वो न्याय का याचक, सही का, है ना, सही कार्य व्यवहार करने की प्रवृत्ति के साथ होता है, सत्य का बात। लेकिन धीरे धीरे वो जो वातावरण है उसके प्रभाव में आके वो एक उम्र के बाद जो है कोई ना कोई धर्म गद्दी, धर्म प्रणाली या धार्मिक रूढ़ियों को स्वीकार कर लेते हैं और धर्म के अलावा राज्य के स्तर पे भी वो किसी न किसी देश, राष्ट्र, संविधान, भाषा, जाति चेतना आदि चेतना सहित अपनी पहचान को सजाने के लिए हर युवा प्रौढ़ व्यक्ति प्रयत्न करते ही हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। इसके उपरांत इस अवस्था तक जो कुछ भी स्वीकारा रहता है उसके प्रति निष्ठा को जोड़ते हैं। जिन जिन मुद्दों को स्वीकार्य नहीं है उसमें उनकी निष्ठाएं अर्पित नहीं हो पाती। इसी कारण बस हर समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन की दिशा बनती रहती है। यही मानव परंपरा की विशेषता है। भौतिकता प्रधान दृष्टिकोण से यदि देखें तो भोगवादी दृष्टि से मानव को भले ही जीव जानवर कहते हो कि वह कह भी रहे हैं, इसके बावजूद तथ्य यही है कि जानवरों में तो यथावत पिछली पीढ़ी के सदृश अगली पीढ़ी के कार्यकलाप और प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जबकि मानव परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी भिन्नताएं व्यक्त होती ही रही हैं तथा विचार, कार्य, व्यवहार, सुविधा संग्रह, भोग
उपभोग, बहुभोग आदि विधाओं में भी परिवर्तन होता ही आया है। इसकी समीक्षा पीढ़ी से पीढ़ी अधिकाधिक सुविधा संग्रह प्रवर्तित होना देखा गया है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि कट्टरवादिता, अंधविश्वास एवं अन्य अर्थविहीन रूढ़ियों के प्रति जो है वो पुनर्विचार करने की प्रवृत्तियां भी अधिकाधिक मानव में उदय होती रही हैं। तो इसलिए इस अर्थ में ये पता लगता है कि मानव जो है जीव जानवरों से भिन्न है, और इस भिन्नता का जो मूल सोर्स है या स्रोत है वो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता है। विगत घटनाओं की स्मृति श्रुतियों के आधार पर हर व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को दौड़ाने में समर्थ है ही। इसी क्रम में मानव हर घटना के साथ उचित अनुचित को समझने, औचित्यता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने, अनुचित के साथ नकारात्मक रवैया अपनाने के लिए अपनी कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करता ही है। यह सर्व मानव में सर्वविदित तथ्य है। तो इस धरती पर आदिकालीन मानव का भिन्न जलवायु में शरीर यात्रा आरंभ होना सुस्पष्ट हो चुका है। तो विभिन्न जलवायु में पले, विभिन्न रंग रूप होने के कारण से मानव का रंग रूप की विषमता और उसी के साथ भाषा की विषमता के संयोग से विरोधों का प्रदर्शन जो है असंख्य हिंसाओं के रूप में साक्षित है, जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ते ही हैं। फिर कहा कि प्राकृतिक भय, पशु भय और मानव में निहित अमानवीयता का भय, यानी हिंसा, शोषण, द्रोह, विद्रोह प्रवृत्ति का जो भय है, अर्थात अत से इति तक भय के विभिन्न स्वरूपों को परिलक्षित किया गया है। हर व्यक्ति इन्हें परिलक्षित कर सकता है। फिर आगे है कि जो भिन्न भिन्न मानव कुल और परंपराओं का विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में आरंभ होना एक नियति सहज विधि है। इसी आधार पर भिन्न भिन्न मानसिकताओं का होना स्वयं साक्षित है। इसे हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए अथवा निश्चयन के लिए सर्वेक्षण कर सकता है। इसी मानसिकता के क्रम में भय पीड़ित अथवा प्रताड़ित मानसिकता ही सर्वप्रथम व्यक्त होने, करने, कराने का अवसर और आवश्यकता समीचीन है। इसी जिसका साक्ष्य आज भी हर भाषा में भय संबंधी कथन, कथा, परिकथा तथा चर्चाओं के रूप में प्रकाशित होता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अभयता की अपेक्षा हर पीढ़ी में रहती आई है और हर पीढ़ी अभयता से परिपूर्ण होने में असमर्थ रहते ही आई है। आदि मानव से अत्याधुनिक मानव में परिवर्तन के रूप में केवल इतना ही दिखाई पड़ता है कि प्राकृतिक भय और पशु भय का जो प्रभाव है वो कम हो गया है। जैसे जैसे ये भय कम हुए हैं, मानव में अमानवीयता का भय पराकाष्ठा की ओर प्रकाशित हुआ है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि युद्ध जैसे परम दुष्ट कृत्यों को विकास का आधार मान लिया या मनवा देना अत्याधुनिक युग का दबाव और पीड़ा है। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज इससे आगे का पढ़ते हैं ना। तो क्रूरता, हिंसा और युद्ध मानसिकता है, इसको लेकर अगले कुछ पैराग्राफ हैं। आदि मानव में घटनाओं के साथ तदाकार होना, कम से कम अनुकरण में प्रवर्तित होना, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के योगफल की महिमा रही है। मानव परंपरा के आरंभिक काल में सर्वाधिक भौगोलिक परिस्थितियां इस पृथ्वी पर प्रकट होने एवं वनस्पति मानव जाति के अनुकूल रहना आज भी जनमानस में स्वीकृत होता है। तो ये कहा जा रहा है कि आदि मानव में भी घटनाओं का तदाकार होना, कम से कम अनुकरण की प्रवृत्ति का होना, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के योगफल की महिमा रही है। मानव परंपरा के आरंभिक काल में सर्वाधिक भौगोलिक परिस्थितियां इस धरती पर
प्रकट होने एवं वनस्पति मानव जाति के विकास के अनुकूल रहना आज भी जनमानस में स्वीकृत है, क्योंकि सने सने वन का शोषण व क्षरण मानव के हाथों होना आकलित होता है। ऐसी वन स्थली में आदि मानव के सम्मुख वन और वन्य पशु प्राणी, हवा, जल, सूर्य प्रकाश, पृथ्वी ही प्रथम नैसर्गिक रूप में समीचीन रहते रहे हैं। तो जिसको कह रहे हैं, तो उसमें जो भी मानव को यदि आदिकाल से देखते हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि मानव जाति के विकास जो है वनस्पतियों की अनुकूलता रही है, लेकिन धीरे धीरे उनका शोषण मानव के हाथों होता रहा है। फिर ऐसी वन स्थलियों में आदि मानव के सम्मुख जो भी वन और वन्य पशु प्राणी, हवा, जल, सूर्य प्रकाश, पृथ्वी ही प्रथम नैसर्गिकता के रूप में समीचीन रही, जिसको हम लोग आदि मानव या जंगल युग कह रहे हैं ना। इन सभी ने मानव पर प्रभाव डाला ही है ना। इसमें से हवा, जल, प्रकाश, धरती की स्वीकृति और धरती की स्वीकृति, जंगल, वन्य प्राणी तथा उससे संपन्न होने वाली क्रियाकलाप की स्वीकृति रही है। फलस्वरूप वन प्राणियों के साथ हिंसक रवैया और वन स्थलियों को मैदान बनाने का, यानी जो खेती करने के लिए काम किया उसमें जंगलों को काट काट कर है ना खेत के मैदान बनाए। तो हिंसक रवैया जो है वन प्राणियों के साथ बना रहा और वन स्थलियों को मैदान बनाने का रवैया मानव ने अपनाया आदिकाल में। फिर इसी के बाद वो कह रहे हैं कि इसी क्रम में परिवार और ग्राम कबीला में परिस्थिति जन मान्यताएं और रूढ़ियों को अपनी अपनी भाषा विधि से अग्रिम पीढ़ियों में संप्रेषित करने का कार्य होता रहा। उसी से ये ग्राम कबीले आदि बने और वो ग्राम कबीले का जो है समुदाय बनता चला गया। तो आदिकाल में भय के अलावा भाषा में वर्णन करने की कोई वस्तु ही नहीं रही है। तो इसलिए भय जो है वो मूल रूप से प्रधान जो है वस्तु रही है, जिसको साहित्य में, संस्कृति में, नाच गाने में है ना, इन सब में जो है भय का वर्णन ही जो है प्रमुख वस्तु रही है। इसके अलावा कोई वस्तु नहीं रही। और वह है क्रूर वन्य प्राणियों के साथ जूझ कर मारने के उपरांत उत्सव मनाना। हम लोग अभी कुछ साल पहले तक भी देखते थे कि लोग जो है जंगली जानवरों के सिर या उनके शरीर के अंग वंग जो है अपने घरों में टांग के रखते थे, है ना। खासकर जो है शेर के और हिरण के सिरों को है ना टांग के। और कबीलों में ऐसा रहा होगा कि क्रूर वन प्राणियों को मार के उत्सव मनाते हैं, फिर साथ में खाना पीना ये सब होता रहा। तो उत्सव से आरंभ हुआ, फिर अलंकार एवं श्रृंगार का उत्पादन और उपभोग है ना, यह सब अत्याधुनिक युग में भी स्वीकृत होता ही है। तो जिसको कह रहे हैं कि लोग शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद उत्सव मनाते हैं, नाच गाने, उन्हीं में से जीव जानवरों को मार के उनकी जो खाल है या उनके सींग आदि है, उनसे जो है श्रृंगार अलंकार की वस्तुओं को भी उत्पादन करते रहे। उक्त क्रम में स्वाभाविक रूप में हर परिवार, ग्राम व कबीले के साथ साथ क्रम से जंगल युग के अनंतर पाषाण युग आया, पाषाण युग के अनंतर धातु युग और धातु युग के अनंतर स्वचालित यंत्र युग है ना। स्वचालित यंत्र युग यानी जिसको अपन बंदूक और तोप आदि का प्रयोग कर रहे हैं ना। फिर इसके बाद विद्युत युग का उदय हुआ। पहले से ही वन को काटकर मैदान बनाने का कार्यविधि को मानव अपना चुका था और क्रम से उक्त युगों के उदय के साथ साथ खनिजों का दोहन, प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति, तो सुविधा संग्रह की आवश्यकता, भोग, अतिभोग, बहुभोग की दिशाओं में प्रस्वित और प्रदर्शित हुई। तो पहले तो जंगलों को काटने का काम हुआ, फिर जीव जंतुओं को मार के उत्सव मनाने का काम हुआ। इसके बाद जो है ये जो पाषाण युग आदि आया, तो जो धातु युग आया, उसके बाद से खनिजों का शोषण जो है वो शुरू हो गया। और प्रौद्योगिकी वृत्ति आने के बाद तो खनिजों का दोहन जो है बहुत
बड़ी मात्रा में बढ़ गया और सुविधा संग्रह की आवश्यकता भोग अतिभोग की दिशाओं में प्रस्तुत होती रही। उपरोक्त क्रम में संपूर्ण राज्य मानस में युद्ध और युद्ध कला हर देश और राष्ट्र में अहमता और सम्मान का कारण बन गई। और साथ साथ क्या हुआ कि जो युद्ध करने की प्रवृत्ति और युद्ध की जो कलाएं हैं उसको एक राष्ट्रीय अहमता या राष्ट्रीय सम्मान के रूप में देखा जाने लगा। राज्य और धर्म कहलाने वाले सदा सदा ही एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहे हैं। इसी के साथ आस्थावाद का समावेश भी होता रहा। तो इसमें क्या है कि जो राज्य और धर्म है वो एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। जैसे धर्म सत्ताएं जो हैं वो राज्य सत्ता का समर्थन करती रही और राज्य जो है धर्म का संरक्षण और पोषण करते रहे। तो इसी को कह रहे हैं कि वो आगे पीछे चलते रहे हैं। इसी के साथ आस्थावाद का समावेश जो है वो धर्म परंपराओं से होता चला गया। आज की चर्चा में इन्हीं मुद्दों का उद्घाटन है। यदि जो भी चर्चाएं चलती हैं वो ये सब तो चलता ही रहता है चर्चाओं में। प्रधानतः सामान्य जनमानस सुविधा संग्रह के मुद्दे पर रोमांचित हुआ है। तो ये सब चर्चा तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होती ही रहती है, लेकिन इस समय जो वर्तमान जनमानस है उसमें सुविधा संग्रह का जो मुद्दा है उससे ज्यादा रोमांचित उत्साहित होता हुआ देखने को मिलता है। सुविधा संग्रह विधा में जिनकी कुछ पहुंच बन गई है ऐसे लोगों में भोग अतिभोग बहुभोग रोमांचकता का मुद्दा बना हुआ देखने को मिलता है। जिनके पास उपलब्ध नहीं हुआ है उनको तो अभाव लगता होगा, वंचना लगती होगी, है ना। लेकिन जिनके पास हो गया है सुविधा संग्रह तो उनमें जो है भोग अतिभोग बहुभोग के प्रति रोमांचकता जो है उसका मुद्दा बना हुआ देखने को मिलता है। राजनेताओं में भी संग्रह सुविधा भोग अतिभोग की मानसिकता देश राष्ट्र की अस्मिता के नाम से युद्ध शोषण और द्रोह के रूप में देखने को मिलती है। तो राजनेताओं में सुविधा संग्रह भोग अतिभोग की मानसिकता और देश में या राष्ट्र की अस्मिता के नाम पर युद्ध शोषण और द्रोह के रूप में देखने को मिलता है। इस मुद्दे पर भी रोमांचित होने करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। आज की स्थिति का निरीक्षण परीक्षण करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि राज्य धर्म व्यापार में भागीदार सभी मानव सुविधा संग्रह को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज की स्थिति का निरीक्षण परीक्षण करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि राज्य धर्म व्यापार में भागीदार सभी मानव सुविधा संग्रह को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए उक्त जगहों पे भागीदारी करते हुए मानव ही अधिक योग्य माने जाते हैं। इन सबकी गम्य स्थली उल्लेखित बिंदु ही हैं। इसलिए अपेक्षा कथन कार्य में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। जैसे हर राजनेता मेहनत और ईमानदारी के उपदेश सार्वजनिक सभाओं में देते हैं, किंतु साथ ही सभी विधि से अपने सुविधा संग्रह को बनाने बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो दूसरों को उपदेश देते हैं कि मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। सार्वजनिक भाषाओं में इस तरीके की बात जो है वो राजनेता लोग बोलते हैं, लेकिन साथ ही ये सब राजनेता लोग जो है सुविधा संग्रह को बढ़ाने और कैसे ये उनके पास बने रहे इसके लिए भी लगे रहते हैं। और ऐसा ही कुछ जो है वो धर्म नेताओं में भी दिखता है। धर्म नेताओं के संपूर्ण उपदेश में भी जो है सार भाग त्याग वैराग्य और परोपकार की प्रवृत्ति होता है। इन मुद्दों पर भी उल्लेखनीय तथ्य उतना ही है जितना राजपुरुषों के संबंध में ऊपर कहा गया, यानी वो भी सुविधा संग्रह में ही लगे हुए दिखते हैं। तीसरी गद्दी व्यापार गद्दी है। व्यापार गद्दी घोषित रूप से सुविधा संग्रह में लगा रहता है, जबकि व्यापार का मूल प्रयोजन जो है वो लोक सुविधा और लोकोपकार है। इस प्रकार कथनी करने की दूरियां इन तीनों गद्दियों में देखने को मिलती है। राजगद्दी, धर्म गद्दी और व्यापार गद्दी में तीनों में कथनी करने की दूरी जो है देखने को मिलती है। ये सब जन चर्चा का आधार बिंदु है। चौथी गद्दी जो है शिक्षा गद्दी के रूप में पहचानी गई है।
आज तक शिक्षा में उन्नयन यानी विकास के नाम से व्यावसायिक शिक्षा के रूप में शिक्षा का ढांचा खांचा बना हुआ है। शिक्षा रूपी व्यवसाय भी व्यापार के रूप में अथवा व्यापार के सदस्य ही सुविधा संग्रह की ओर प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इन सबको देखकर कृषि में निष्ठा रखने वाले, परिश्रम में विश्वास करने रखने वालों में सुविधा संग्रह की ओर प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। तो राज्य गद्दी, धर्म गद्दी, व्यापार गद्दी और शिक्षा गद्दी सभी में सुविधा संग्रह की प्रवृत्ति है। तो इसी कारण से ये प्रवृत्ति धीरे धीरे जो कृषि यानी मेहनत का काम करने वाले लोग हैं उनमें भी ये प्रवृत्ति जो है होना स्वाभाविक है, क्योंकि चारों गद्दी में आसीन उनके साथी सहयोगियों का जलवा रुतबा ही उनके लिए आदर्श रहा है। तो सर्वाधिक लोग आज भी कृषक और श्रमजीवी हैं तथा यही लोग लोक सामान्य तथा आम जनता के नाम से जाने जाते हैं। तो जिनको हम लोग फार्मर एंड लेबर कह रहे हैं ना, कृषक और श्रमजीवी जो लोग हैं उन्हीं को जन सामान्य बोलते हैं। बाकी ये सब विशेष लोग हैं, धर्म गद्दी, राजगद्दी, शिक्षा गद्दी, व्यापार गद्दी में बैठे हुए लोग, और उनकी कथनी करनी में अंतर जो है वो देखने को मिलता ही है। फिर जन चर्चा में मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का अनुसरण करने वाले सभी लोग समाहित रहते ही हैं। साथ आज की स्थिति में जन चर्चा के सर्वाधिक मुद्दे सुविधा संग्रह भोग पर आधारित हैं। संपूर्ण साहित्य, वाङ्मय, परिकथाएं, कथाएं, संचार माध्यमों का वाचन, श्रवण भी इसी अर्थों में सुनने में आता है। वर्तमान के आदर्शों के आधार पर भी जन चर्चा होना देखा जाता है। वर्तमान के आदर्श का मतलब जो फिल्मी हीरो हैं या जो राजनेता हैं या धार्मिक हीरो लोग हैं, उनके आधार पे भी जन चर्चा जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ तमाम आपराधिक घटनाएं और बर्बर जन चर्चाओं के बारे में सुनते ही है, सारा मीडिया इसी से भरा पड़ा है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी बातों को जनमानस सामान्य कार्यकलाप के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो अभी जनमानस में स्वीकृति बनती जा रही है कि ये तो होता ही रहता है, अपराध होता रहता है, लूट खसोट होती रहती है। जो भी जिनको हम लोग एक समय अपराध मानते थे और ये मानते थे ये नहीं होना चाहिए, अब धीरे धीरे जनमानस में ये प्रवृत्ति आ रही है कि ये तो होता ही रहता है। किंतु अपराध, लूट खसोट, छीना झपटी जैसे कार्यों को स्वयं के साथ घटित होते हुए स्वीकार नहीं करता है। तो जन चर्चा में तो स्वीकार कर लेता है कि ये तो सब सामान्य बात है, तो सब होता रहता है ना। लेकिन जब उनके साथ होता है तब वो स्वीकार नहीं कर पाते। घटित हुई घटना दोनों प्रकार से जनमानस चर्चा की वस्तु बनती है। घटित हुई घटना दोनों प्रकार से जनमानस चर्चा की वस्तु बनती है। जैसे किसी देश के साथ युद्ध होना और युद्ध के लिए प्रस्तुत होने वाले वक्तव्य और युद्ध का अंतिम परिणाम, इनमें से किसी की हार जीत होती है और कुछ लोग उचित ठहराते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अनुचित ठहराते हैं। उचित अनुचित ठहराते समय यही लोक चर्चा में रहता है कि बड़ा अत्याचार किया इसलिए राज्य का पतन होना जरूरी था, जो हार गया उसके लिए ऐसा बोलते हैं। दूसरी तरीके से कभी कभी यह भी समीक्षा सुनने को आती है कि जो पराजित हुए वे मूर्ख थे इसलिए हार गए। इस प्रकार जीते हुए देश के संबंध में भी उचित अनुचित के रूप में जनमानस चर्चा करते ही हैं। मतलब ये युद्ध उचित था या अनुचित था, इस तरीके से भी चर्चा कर। कुल मिला के इतनी यहाँ पर बात हुई। इसके बाद है कि घटनाक्रम में किसी परिवार के साथ उचित अनुचित के रूप में किसी प्रकार गांव मोहल्ला में भी जन चर्चा होते हुए देखने को मिलती है। यह तो सर्वविदित है कि संपूर्ण प्रचार तंत्र अपराध और श्रृंगारिकता के अतिरिक्त और कोई ज्ञानवर्धन करा नहीं पा रहा है। बाबा जी मीडिया की समीक्षा कर रहे हैं कि जो भी प्रचार तंत्र है उसमें मूल रूप से अपराध और श्रृंगारिकता के अतिरिक्त कोई ज्ञानवर्धन नहीं करा पा रहे। और अभी कभी कभी विशेष स्थिति
आवाज चली गई भैया। आवाज नहीं आ रही। हाँ भैया डिस्कनेक्ट हुए लगते हैं, 2 मिनट वेट करें, अभी आ जाएंगे। सॉरी, थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो गया था। तो घटनाक्रम में किसी परिवार के साथ भी उचित अनुचित के रूप में इसी प्रकार गांव मोहल्ला में भी जन चर्चा होते हुए देखने को मिलती है। तो वो कह रहे हैं कि परिवारों में भी ये उचित अनुचित के रूप में चर्चा होती रहती है, गांव में भी होती रहती है, मोहल्ले में भी होती रहती है, तो सर्वविदित है। और वो कह रहे हैं कि ये सर्वविदित है कि संपूर्ण प्रचार तंत्र, जिसको हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट मीडिया आदि कह रहे हैं, तो ये जो संपूर्ण प्रचार तंत्र है वो अपराध और श्रृंगारिकता के अतिरिक्त और कोई ज्ञान वर्धन जो है करा नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षा के नाम से जो कुछ भी प्रचार करते हैं वे सब न्यून प्रभावी रहते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत शिक्षा के नाम से करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत न्यून रहता है और अपराध और श्रृंगारिकता के सामने नगण्य हो जाते हैं। ऐसा फिर जन चर्चा, शिक्षा सहज मानसिकता, समुदाय परंपरा सहज मानसिकता और प्रचार माध्यमों की मानसिकताएं प्रधान रूप से हर मानव पर प्रतिबिंबित होती हैं। तो हर मानव की मानसिकता पे क्या प्रतिबिंबित होता है? तो शिक्षा सहज मानसिकता और समुदाय परंपरा सहज मानसिकता और प्रचार माध्यमों की मानसिकता, ये 3 प्रकार की जो मानसिकताएं हैं वो हर मानव पर प्रतिबिंबित होती हैं और प्रतिबिंबित होती हैं, इसीलिए इन्हीं के आधार पे जो है जन चर्चाएं भी चलती रहती हैं ना। तो हर वर्तमान में इसका निरीक्षण परीक्षण है। वो कह रहे हैं मानव कुल अनेक समुदायों के रूप में द्रष्टव्य है। तो समुदायों के बनने के मूल कारणों की ओर ध्यान दिया जा चुका है। सभी समुदायों में संघर्ष और भय अस्वीकृत होते हुए भी इसकी चर्चा बार बार देखने को मिलती है। इसके परिशीलन में यही पाया गया है कि स्वीकृत होने वाले तथ्यों को चर्चास्पद बनाने में परंपराएं असमर्थ रही हैं। मतलब जिन मान्यताओं को भी परंपराओं ने स्वीकारा है, उनके परिशीलन में यही पाया गया है कि स्वीकृत होने वाले तथ्यों को चर्चास्पद बनाने में परंपराएं जो हैं असफल रही हैं। उन पे चर्चा कम होती है, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा होती है। जैसे मतलब जो भी दार्शनिक तथ्य हैं या तात्विकता है, उस पे परंपराएं जो हैं वो चर्चा नहीं कर पाती हैं, जनमानस में स्थापित नहीं कर पाई हैं। जैसे हर मानव विश्वास पूर्वक जीना चाहता है, विश्वास पूर्वक जीने की चर्चा और चर्चा की मूल वस्तु और उसकी प्रयोजनकारिता को परंपरा कोई दिशा नहीं दे पाई। यह व्यवहारिक होने के कारण से व्यवहारात्मक चर्चा की अति आवश्यकता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो मूल रूप से चर्चा की आवश्यकता है वो क्या है कि हर मानव विश्वास से जीना चाहता है। विश्वास पूर्वक जीने की चर्चा परिचर्चा की मूल वस्तु और उसकी प्रयोजनकारिता को परंपरा कोई दिशा नहीं दे पाई है। यदि इस पे चर्चा होती तो शायद कुछ इससे व्यवहारात्मक स्वरूप निकलता। तो कह रहे हैं कि यह जो व्यवहारिक होने के कारण व्यवहारात्मक चर्चा जो है अति आवश्यक है। प्रकारांतर से हर मानव के साथ नैसर्गिकता के साथ जीने की स्थिति की कम से कम शरीर यात्रा पर्यंत प्रभावित करने की स्थिति समीचीन रहती ही है, जबकि सभी चर्चाएं अलगाव बिलगाव की ओर जाती हुई देखी जाती हैं। अभी तक की चर्चाओं की निश्चित विभाजन रेखा भोगवाद और त्यागवाद है। ये दोनों व्यक्तिवादी हैं।
तो वो कह रहे हैं कि अभी तक जो भी चर्चाएं हुई हैं, जबकि सभी चर्चाएं अलगाव विलगाव की ओर ले जाती हुई दिखती हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक की चर्चा की निश्चित विभाजन रेखा जो है वो दो तरीके से दिखती है, एक भोगवाद के रूप में और दूसरी जो है त्यागवाद के रूप में। जिसको भोगवाद को अपन सुविधा संग्रह कह रहे हैं और त्यागवाद को जो है भक्ति विरक्ति कह रहे हैं। तो ये दोनों व्यक्तिवादी हैं, वो कह रहे हैं, और ये दोनों व्यक्तिवादी होने के कारण से अलगाव विलगाव होने की मानसिकता और चर्चा मानव कुल में व्याप्त है। ऐसी व्यक्तिवादी अहमता, व्यक्तिवाद का मतलब ही होता है अहमता, है ना। तो व्यक्तिवादी अहमता को और कठोर बनाने के क्रम में अनेकानेक तरीके अपनाए गए हैं। ऐसे तरीकों के माध्यम अति महत्वपूर्ण रहा है। तो ऐसे तरीकों को के लिए जो भी माध्यम है वो अति महत्वपूर्ण रहे। जैसे मान लीजिए हम रामलीला करते हैं, वो भी एक माध्यम है ना। अखबार निकलता, वो भी माध्यम है। टेलीविजन भी माध्यम है। तो जिसको अपन ट्रेडिशनल मीडिया बोलते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं कि माध्यम, ऐसे जो भी मीडिया है तो वो परिकथा के रूप में आरंभ होकर वर्तमान स्थिति में दूरगमन, दूरश्रवण, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन, स्मारिकाएं, उपन्यास आदि के नाम से जाने जाते हैं। यह सब संक्षेप में यदि कहें तो अपराध और श्रृंगारिकता का प्रचार ही है। इन प्रचारों के बौने आधार पर यह मानसिकता के लोग इस प्रचार के बौने आधार पर यह मानसिकता के लोग शिक्षा के लिए प्रस्तुत होने के पक्ष में दलीलें मानव के वार्तालाप मिलती है। लोग ये भी कहते हैं इन सबको शिक्षा में भी ले जाना चाहिए, शिक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा की वस्तु बना देना चाहिए। उसी क्रम में जितने भी दृष्टांत देखने को मिलते हैं उसके अनुसार आपराधिक और श्रृंगारिक प्रयासों में प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसका मूल कारण सकारात्मक अथवा व्यवहारात्मक चर्चा की वस्तु में हर वांछित व माध्यमों, शिक्षा, शासन व्यवस्था के दावेदार कहलाने वाले स्वयं रिक्त हैं। इन सबके दिशाहीन होने के फलस्वरूप यदि किसी दिशा की पहचान होती है तो वह केवल सुविधा संग्रह, भोग, अतिभोग, बहुभोग की ओर ही होती है। अन्यथा इससे असफल होने की स्थिति में भक्ति विरक्ति की हो जाती है। इन तमाम प्रकार की नकारात्मक रोमांचक चर्चाओं के साथ साथ केवल व्यक्तिवादी मानसिकता ही सघन होती हुई देखी गई है। दूसरी भाषा में ये कहें तो व्यक्तिवादी अहमताएं बढ़ती रही। एक बार यहाँ तक हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, बताइए संदीप भाई। भैया, हाँ, मानव में अमानवीयता का कारण क्या हो सकती है? एक कारण तो ये बताया कि जो समुदाय चेतना है, एक कारण वो बताया। समुदाय चेतना का जो कारण बताया भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनके जो रंग का भेद रहा और उसके बाद जो है उनके नस्ल का जो भेद रहा उसके कारण से, और क्योंकि जंगल में रहते थे तो जो जंगली जानवरों में लड़ने की प्रवृत्ति थी, उसी से जो अपने से भिन्न मानव दिखा उसको भी उन्होंने हिंसक मान लिया और उसके कारण से उनमें लड़ाई झगड़ा युद्ध की प्रवृत्ति जो है वो बनती चली गई। एक कारण तो जो महत्वपूर्ण कारण जो है उन्होंने बताया है, और दूसरा एक कारण बताया कि ये जो समुदायगत जो मान्यताएं बन जाती हैं ना, धार्मिक मान्यताएं, तो उन मान्यताओं के आधार पे अहमता बढ़ती है और फिर अहमताओं में आपस में टकराहट होता है, जिस
हम लोग रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से समुदाय ही है। और जो तीसरी जो बात कही गई, जो अभी हम लोगों ने जहाँ पर अंत किया लास्ट पैराग्राफ में, तो इसमें ये कहा कि जो व्यक्तिवादी जो अहमताएं हैं वो भी एक मूल कारण रही, क्योंकि ये जो भी कुछ चर्चा रही उसमें जो है व्यक्तिवादिता जो है बढ़ती चली गई, और व्यक्तिवादी अहमताओं के बढ़ने के कारण से जो समाज के रूप में जो काम करने की प्रवृत्ति थी ना, वो कम हो गई। ठीक है, आपका प्रश्न का कुछ स्पष्टीकरण हो रहा है? ओके भैया, ठीक है। और कोई इसमें कुछ बोलना चाहते हैं, बता सकते? सुनीता बहन, कुछ आप बोलना चाहते हैं, जोड़ सकते? और आजकल हम टीवी में, पेपर में बहुत सारे अमानवीयता कार्यक्रमों को सुनते हैं और देखते हैं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? वो भी ऐसा वाला उसका मूल कारण यही है कि हम अपने को मानव नहीं मानते हैं, उसकी जगह शरीर माने रहते हैं। हम्म, तो उसके कारण से प्रिय हित लाभ की जो दृष्टियां बनी रहती हैं, प्रिय हित लाभ के लिए सुविधा संग्रह की तरफ दौड़ते हैं, और वही जाके आगे जाके जो है वो अपराध और श्रृंगारिकता में फंसता है जाके, ओके ओके, है ना। तो जो प्रिय हित लाभ की यानी जो शरीर मूलक दृष्टियां हैं वही मूल कारण है। और उसके साथ साथ जो मानव परंपरा का जो इतिहास है वो भी कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि मानव जंगल में रहा, तो उसके कारण से उसमें जो नस्ल और रंग के आदि जो भेद रहे, तो धीरे धीरे वो समुदाय से अपनी मानसिकता को जोड़ लिया, और हर समुदाय दूसरे समुदाय के साथ विरोध पाले रहे और आपस में लड़ते रहे। ऐसा इतिहास हमको दिखता ही है ना। मानव जाति में कबीला युग का संघर्ष रहा, और ठीक है भैया। और जी बताइए। भैया, ये बात स्पष्ट ही है, जिस इसकी भाषा में कोई वैसा अलग से समझने जैसा नहीं है, सब स्पष्ट ही दिखती है भैया। सब स्पष्ट ही दिख रहा व्यक्तिवादिता है ना। और जो जनचर्चा का विषय रहा है वो आपराधिक और श्रृंगारिक प्रयास ही रहा है, वो स्पष्ट दिखता ही है। जी भैया, नमस्ते। पूर्णिमा दीदी का माइक काम नहीं कर रहा है, तो एक बार वो अपना री लॉगिंग कर लीजिए एक बार, है ना। शायद री लॉगिंग करने से काम करने लगे, ऐसा हो सकता है। हाँ भास्कर भाई। वाला था पूर्णिमा दीदी का तो मैसेज वाला, जी आपने पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया था। और कोई बात नहीं है ना? नहीं। और किसी का और कोई प्रश्न हो, कोई स्पष्टीकरण हो, उस पर बात करना हो, या किसी को अपनी तरफ से कुछ जोड़ना हो, है ना। जो भी हमने पढ़ा है इसमें कुछ और अपना कुछ व्यू रखना हो, वो रख सकते हैं ना। अजीत जी, आप कुछ बोलना चाहते हो तो? पूर्णिमा वाजपेयी जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? सुनील भाई, आपको कुछ बोलना हो? सुनील छांगवाल जी, है ना, सुशील महाजन जी। हाँ भैया, स्पष्ट है सर। ठीक है भैया, स्पष्ट। अजीत जी कुछ बोल रहे हैं? इस भैया स्पष्ट ही है सारा। स्पष्ट है। अजीत जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ स्पष्ट है। ठीक है, स्पष्ट है। योगेश भाई, आपको कुछ और ऐड करना है? योगेश उपाध्याय जी।
नहीं भैया, ठीक है, मुझे लग रहा है कि काफी सरल भाषा में सब कुछ सरल बोला भाषा गया में है भैया। हाँ हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरल भाषा हाँ, में भी बहुत ही इतनी गहन, महत्वपूर्ण भैया। मतलब इतने सारे इतिहास में से कुछ चीजों को निकाल लेना। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ तक हाँ इसके बोलिए। हाँ बस ये एक मेन इसमें यही रखा है ना, ज्यादा सुविधा संग्रह को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज तक। मतलब कि जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर में जब मानव से लेकर के आज तक वर्तमान स्थिति तक यही सब कुछ सुविधा और संग्रह को ही वो उसने बड़ा माना है, और उसी के अनुरूप जो है राजनेता भी हैं और फिर धर्म नेता भी हैं, फिर तीसरी गद्दी व्यापार गद्दी वाले भी, शिक्षा में भी सभी लोग फिर वो उसी की तरफ ही है, सुविधा संग्रह के ही हैं सारे। तो उसी हाँ की हाँ, काफी इसके अंदर में मतलब कि स्पष्टता के साथ जो है ना पूरा सारा कुछ बताया है। हम्म। ठीक है, फिर थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी जी जी हाँ जी, सब स्पष्ट है। मतलब बाबा जी जो कह रहे हैं है ना, कुल मिला के जो है अब तक मानव जात ने शरीर मूलक काम किया है, ऐसा ही कह रहे हैं। जी, लेकिन जब तक और जीवन दूसरा, हाँ जी भैया, हाँ जी दूसरा कि वर्तमान इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता की वर्तमान जो स्थिति है, गतिविधि है और जो पीड़ा है वो क्यों और कैसे हुई, वो भी ये बाबा जी ने इतने में ही बता दिया सारा। हाँ हाँ बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल। मानव होते हुए केवल शरीर मूलक जीना ही जो है पीड़ा से भरा हुआ है जी ना। मानव होते हुए अगर जीवन मूलक जीना नहीं बनेगा और तब तक जो है ये पीड़ा से हम छूट नहीं पाएंगे। जी शरीर भैया, का विरोध नहीं और है, फिर लेकिन जो है शरीर का प्रयोजन जो है स्पष्ट नहीं होगा तब तक जो है शरीर मूलक जीना ही बनेगा, पीड़ा के साथ रहना बनेगा, झेलना और झिलाना बनेगा। हाँ भैया, और गनीमत यह है भैया कि न चाहते हुए भी इसी को ही परंपरा बना लिया है हमने, हाँ भैया, नहीं मतलब है ना। चाहत एक स्पष्ट नहीं है प्रश्न, ना। मूल बात मुझे हाँ, दिख रही है कि चाहत स्पष्ट नहीं है, इसलिए जो है आदमी नहीं चाहता है, अंतर विरोध में जीता है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ, है ना। वो समझ जी गया है कि शरीर मूलक जो है वो निरंतर सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। जी भैया, हाँ हाँ तो एक कोई प्रश्न पूछा है पूर्णिमा दीदी ने कि अहमता का क्या मतलब है, अहमता। तो यदि किसी व्यक्ति में रहता है तो उसको कहते हैं अहंकार, और जब ये किसी समुदाय में आ जाता है तो उसको अहमता कहते हैं। यानी अहंकार जब किसी समुदाय में आ जाता है, चाहे वो धर्म संप्रदाय हो या राज्य संप्रदाय हो या जाति संप्रदाय हो, तब उसको जाति अहमता, राष्ट्रीय अहमता और सामुदायिक अहमता आदि धार्मिक अहमता इस तरीके से बोलते हैं। भैया, ये अहमता का अहंता मतलब और अस्मिता एक ही, अहमता, अस्मिता, अहंकार ये सब एक ही सब एक ही शब्द है। है। हाँ मतलब ये जब व्यक्तिवाद से ऊपर जो है समुदायवाद के अर्थ में जब भी होता है तो वो अस्मिता के रूप में जो है वो उसका उपयोग हाँ, प्रयोग होता और है। व्यक्ति में अहमता रहता है, और वो जो व्यक्ति है में हम हाँ, अहमता घन हो जाती हाँ है, जी, और बाकी जब वो समुदाय में चला जाता है तो उसको अपन अस्मिता के अस्मिता 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 अहंता, बोलते हैं। हाँ अस्मिता हम्म। बोलते हैं। ठीक बात। और जब वो स्वयं में देख रहे हैं तो उसको अहंकार बोल रहे हैं, हाँ जी, ऐसा है। दूसरा क्या पूछा आपने, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि स्थिर करना, आचरण का ध्रुवीकरण यानी आचरण का स्थिर होना, आचार संहिताओं का ध्रुवीकरण यानी आचार संहिताएं निश्चित हो जाना। अभी मानव परंपरा में आचार संहिताएं निश्चित नहीं है। हर समुदाय की
अलग अलग आचार संहिताएं हैं जिनको हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो उनका ध्रुवीकरण होना मतलब एक आचार संहिता बन जाना। तो व्यवस्था संस्कृति सभ्यता का भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ, तो इसलिए सांस्कृतिक और सभ्यतागत जो है ना भेद देखने को मिलते हैं। तो वो जो ध्रुवीकरण शब्द आया था, सभ्यता संस्कृति का ध्रुवीकरण और आचार संहिता का ध्रुवीकरण, और तीसरा क्या था, विधि व्यवस्था का ध्रुवीकरण। ऐसा 3 ध्रुवीकरण की बात आई। तो ध्रुवीकरण का मतलब होता है उसको स्थिर करना, निश्चित करना। जैसे ध्रुव तारा होता है ना, उसको हम लोग ऐसा मानते हैं परंपरा में कि ध्रुव तारा जो है स्थिर रहता है अपनी जगह पे। हालांकि अस्तित्व के अध्ययन करने के बाद पता लगता है कि स्थिर नहीं रहता है, लेकिन उसकी गति इतनी धीमी रहती है कि वो सैकड़ों साल तक जो है एक ही जगह पर दिखता रहता है। तो इसीलिए उसको ध्रुवीकरण शब्द जो है वहीं से आया है ना, स्थिरता के अर्थ में, निश्चितता के अर्थ में आया। आगे पढ़ते हैं। तो भय भ्रांति से मुक्ति को चाहना और समाधान समृद्धि संपन्न रहना, ये सब आकांक्षा के रूप में देखने को मिलता है। तो पूरी मानव परंपरा में ये बना ही रहता है कि मानव भ्रम और भ्रांति से मुक्ति चाहता है और समाधान समृद्धि संपन्न रहना, ये सब आकांक्षा के रूप में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ उपकारी होने की आकांक्षा भी किसी न किसी अंश में रहती है। तो यदि किसी के पास कुछ ज्यादा होता है, वो दूसरों को बांटता है ना, उपकार करता है, ये आकांक्षा भी किसी न किसी अंश में सभी लोगों में रहती। सहयोगिता प्रवृत्ति शिशु काल से ही देखने को मिलती है। यही वृद्धावस्था में भी किसी अंश में जीवित पाई जाती है। तो कह रहे हैं कि मतलब शिशु काल से लेके वृद्धावस्था तक जो है उपकार की प्रवृत्ति जो है या सहयोगिता की प्रवृत्ति जो है वो बनी रहती है। ऐसी सहयोगितावादी प्रवृत्ति का आंशिक रूप ही देश कालीय विधि से प्रायोजित होता हुआ देखने को मिलता है। तो यदि हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमको हर देश और काल में इस तरीके की सहयोगितावादी प्रवृत्तियों का आंशिक रूप देखने को मिलता है। ऐसी उपकार विधाओं का विविध राज्य और धर्म परंपराओं में होना, प्रवृत्त रहना पाया जाता है। और ऐसी उपकार प्रवृत्तियों में बहुत विविध प्रकार के राज्य और धर्म परंपराएं जो हैं इसमें प्रवृत्त रहती हैं। इसी प्रकार एक समुदाय दूसरे समुदाय, एक परिवार दूसरे परिवार, एक व्यक्ति दूसरे परिवार के लिए उपकारी होने की बातें चर्चाओं में सुनने को मिलती है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये भी चर्चाएं सुनने को मिलती है ना, कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, उसके आधार पे कुछ कहानियां भी, साहित्य भी लोग बना लेते हैं ना, कुछ घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसका परिणाम किसी के साथ किया हुआ उपकार किसी दूसरे के लिए संकट के रूप में देखने को भी मिलता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई किसी के लिए उपकार करता है तो वो जो उपकार करता है वो दूसरे के लिए संकट हो जाता है। जैसे एक देश दूसरे देश के लिए सामरिक तंत्र की वस्तुओं से उपकार करने की स्थिति में अन्य देश के लिए संकट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हमको राफेल मिल गया है तो बाकी पाकिस्तान जो है उसके लिए संकट हो गया है। एक धर्म कहलाने वाली परंपराएं अपनी अपनी जाति को बढ़ावा देने की कार्रवाई और मानसिकताओं से दूसरे की प्रसार प्रवृत्ति को अपनाने की प्रवृत्ति में दूसरा परिवार जो है वो संकटग्रस्त हो जाता है। मान लीजिए कि एक धर्म संप्रदाय के लोग दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को आर्थिक मदद करते हैं या सहयोग करते हैं, उपकार करते हैं शिक्षा से, चिकित्सा से, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उस संप्रदाय में लोग जुड़ जाते हैं, अपना संप्रदाय छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग धर्मांतरण कहते हैं ना। तो पता लगा कि उन्होंने उपकार किया शिक्षा और चिकित्सा में, है ना, या किसी तरीके से कोई आर्थिक किया, लेकिन वो दूसरे समुदाय के लिए संकट बन गया है और इससे भी संघर्ष बनता है।
तो बता रहे हैं कि एक धर्म कहलाने वाली परंपराएं अपनी अपनी जाति को बढ़ावा देने या धर्म को बढ़ावा देने की कार्रवाइयों मानसिकताओं से प्रचार प्रवृत्ति को अपनाने की स्थिति में दूसरा समुदाय संकटग्रस्त होता है। एक समुदाय, परिवार, व्यक्ति तथा देश शोषण पूर्वक सार्वजनिक धन अर्जन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ऐसे समुदाय होते हैं उसमें परिवार, व्यक्ति या जो देश होते हैं वो शोषण पूर्वक धन अर्जन कर लेते हैं। उस स्थिति में वे सब गुहार मचाते हैं जो असफल रहते हैं। मतलब कोई ज़्यादा जोड़ लेता है तो बाकी जो गरीब रह जाते हैं वो अपना गुहार लगाते हैं, यानी दुख व्यक्त करते हैं या विरोध व्यक्त करते हैं। यही आज की 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक गंभीर चर्चाओं की वस्तु रही है। इस प्रकार वर्तमान में जन चर्चाओं का जो मुद्दा है वो अपराध, श्रृंगारिकता, गलती, राज, धर्म, अर्थ संबंधी जटिलताएं ही रही हैं। तो बाबा जी ने पहले कहा कि मूल रूप से तो अपराध और श्रृंगारिकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो धर्म गद्दी, राजगद्दी और अर्थ तंत्र है उसकी उनकी जटिलताएं भी चर्चा में रहती हैं, हम लोग देखते हैं। और फिर गलतियां भी, जो भी धर्माचार हैं या राजनेता हैं या कोई सामाजिक सोशल लीडर हैं, वो लोग कोई गलतियां करते हैं तो वो भी चर्चाओं में रहती हैं। तो इसमें मूल रूप से यही कहा कि लोग भ्रम भ्रांति से मुक्ति चाहते हैं। दूसरी बात कहा कि उपकार की प्रवृत्ति जो है बनी रहती है। तीसरी बात बोली कि एक कोई उपकार करता है वो दूसरे के लिए समस्या बन जाता है। इसके उन्होंने 2 उदाहरण दिए यहाँ पर। उन दोनों उदाहरणों में एक उदाहरण दिया, सामरिक जो तंत्र वस्तुओं को किसी एक देश को कोई देता है तो दूसरे देश के लिए संकट हो जाता है। और दूसरा ये बताया कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म संप्रदाय हैं, यदि वो कोई सुविधाएं देते हैं, है ना, एजुकेशन देते हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं आदि आदि, तो उससे उनके धर्मांतरण होता है और इसलिए दूसरा जो समुदाय होता है वो अपने को उससे संकटग्रस्त मान लेता है ना। फिर कह रहे हैं कि ये जो पैसा भी इनके पास आता है वो ज़्यादातर जो है शोषण विधि से ही आता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और जिनके पास कम रहता है फिर वो अपने को असफल मानते हैं, इसीलिए वो फिर पीड़ित होते हैं, विरोध करते हैं आदि। तो कह रहे हैं कि ये जो 20वीं शताब्दी के 10वें दशक, अभी तो अपन 2020 भी कह सकते हैं, तक गंभीर चर्चाओं की वस्तु रही है। यही है, अभी भी यही है ना। इस प्रकार वर्तमान में चर्चा का मुद्दा अपराध, श्रृंगारिकता, गलती, राज्य, धर्म, अर्थ संबंधी जटिलताएं ही है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सभी राज्य संविधान, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, जैसे हमारा लिखित है वो इंग्लैंड का अलिखित है ना, राज्य संविधान गलती, अपराध, युद्ध को रोकने की मानसिकता का ताना बाना है ना। क्योंकि राज्य एक प्रकार से नैतिक संगठन है तो इसलिए वो गलती, अपराध, युद्ध को रोकने की मानसिकता का ताना बाना के रूप में ही राज्य है ना। तो इसके विपरीत जन चर्चाओं में इन्हीं मुद्दों पर सर्वाधिक प्रभाव होना पाया जाता है। तो इसके बाद कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों के जो ऊपर बताए थे ना, अपराध, श्रृंगारिकता, गलती, राज्य, धर्म संबंधी जटिलताओं के अलावा तो राज्य संविधान और उस राज्य संविधान की जो मानसिकताएं हैं उसको लेकर भी, है ना, जैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी, है ना, सामाजिक न्याय, ये सब मुद्दे हैं। और जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये जो मुद्दे रहते हैं वो भी जन चर्चाओं के को, इसके विपरीत जन चर्चाओं में इन्हीं मुद्दों का सर्वाधिक प्रभाव होना पाया जाता है। जन चर्चा प्रवृत्ति के लिए अभी तक जितनी भी किताबें छपी हैं उनमें सर्वाधिक भाग इन्हीं प्रेरणाओं से अनुप्राणित होना पाया जाता है। तो इसी के साथ फिर उन्होंने एक बार बोला कि श्रृंगारिकता, भोग, बहुभोग, अतिभोग प्रवृत्तियां इसमें समाई ही रहती हैं। तो भले राज संविधान आदि की बात करते हैं लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रवृत्तियां समाई रहती हैं चर्चा में। इसी प्रकार हम
हमें देखने में पता लगता है कि जन संघर्ष के लिए गलती, अपराध, युद्ध, शोषण, भोगवादी कार्यकलाप ही मुख्य कारण है। तो कह रहे हैं कि जो जनता में संघर्ष की प्रवृत्ति बनती है, राज्य से संघर्ष या जाति संघर्ष या धर्म के साथ संघर्ष या अलग अलग प्रकार के जो जन संघर्ष देखने को मिलते हैं, उसके मूल में भी गलती, अपराध, युद्ध, शोषण, भोगवादी कार्यकलाप ही मुख्य कारण है, ऐसा कह रहे हैं। मानव संघर्ष से ग्रस्त होने की स्थिति में राहत पाने के लिए, तो कह रहे हैं कि जब ये संघर्ष मानव जाति में बढ़ जाता है, उससे पीड़ा होती है, तो पीड़ा से राहत पाने के लिए फिर वो श्रृंगारिकता, भोग, अतिभोग मानसिकता, इसी को विलासिता भी कहते हैं। विलासिता का मतलब है श्रृंगारिकता, भोग। श्रृंगारिकता का मतलब है जिसको अपन आज की भाषा में काम वासना कह रहे हैं ना, सेक्स कह रहे हैं। तो वो भोग, अतिभोग मानसिकता का प्रयोग करता हुआ देखा जा रहा है। फिर अगले पैरे पे जाते हैं। तो अगले पैरे में है कि प्रचलित रूढ़ी, मान्यता, कल्पना, आकांक्षा जो ऊपर स्पष्ट किए गए हैं, उनके आधार पर जन चर्चा और जन आकांक्षा का निर्धारण इन्हीं के पक्ष विपक्ष में होना बनता है। इन सभी चर्चाओं का सार यही है कि जीना है, सुखी होना है, भय से मुक्त होना है, विपन्नता प्रताड़नाओं से मुक्त होना है, साथ साथ समृद्ध होना है। तो कह रहे हैं कि ऊपर जो भी आकांक्षाएं हैं उन सब में, और बाकी जो रूढ़ियां, मान्यताएं, कल्पनाएं आदि हैं, उन सब में भी है ना, ये बना ही रहता है कि हमको जीना है, सुखी होना है, भय से मुक्त होना है, विपन्नता और प्रताड़नाओं से मुक्त होना है, साथ ही साथ समृद्ध होना है। यही सब मानसिकता, कल्पना के रूप में पहचान आने वाली आकांक्षाओं का हर मानव में परस्पर वार्तालाप, विचारणा, परिचर्चा, संवादवादों द्वारा किसी न किसी मान्यता के रूप में प्रतिबद्ध होना, उसी के आधार पर परिवर्तनशील होना देखा जाता है। वाद प्रवृत्ति हर व्यक्ति में काफी लंबी चौड़ी यानी विशाल होती है। योजना प्रवृत्ति वाद प्रवृत्ति से कम क्षेत्र में होना देखा जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि मानव जितना बातचीत करता है, संवाद करता है, उससे बहुत कम योजना में उसको प्रवृत्त करता है, यानी बदलता है। और योजना प्रवृत्तियों से कम कार्य प्रवृत्ति होती है। मतलब दूसरे अर्थ में ये कि जितना वो बातचीत करता है, सोचता, विचारता है, उससे कम उसको एग्जीक्यूट करने की योजनाएं या प्लानिंग करता है, और जितना प्लानिंग करता है उससे कम जो है उसमें कार्य प्रवृत्ति जो है और छोटी देखने को मिलती, कम होती जाती। इस सर्वेक्षण को हर व्यक्ति सर्वेक्षित करके निश्चय कर सकता है। कार्य प्रवृत्ति के अनंतर फल प्रवृत्ति का होना पाया जाता है। तो यदि मूल रूप से जिसको अपन फल कह रहे हैं, कर्म का फल, तो वो कार्य प्रवृत्ति के साथ ही है, जुड़ा हुआ है फल प्रवृत्ति का होना। तो फल परिणामों का आकलन हर समुदाय परंपराओं में प्रकारांतर से समावेशित है। विगत शताब्दी के अंतिम दशक तक फल परिणामों के आधार पर मानव अपने त्वासहित व्यवस्था में जीने में असमर्थ है। जिसको अपन कह रहे हैं मानवीयता में जीने में मानव असमर्थ है अभी तक, जिसको अपन कहें कि 2020 तक भी जीने में असमर्थ है। और दूसरी मानवकृत कार्य परिणामों का स्वरूप जो है वो नैसर्गिक प्राकृतिक संतुलन से असंतुलन की ओर हुआ है। तो ये हुआ कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, फिर भी हम अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, और उसमें भी मानवीयता से या त्वासहित व्यवस्था के साथ नहीं जी पा रहे हैं। और दूसरा जो नैसर्गिक प्राकृतिक जो संतुलन है वो भी धीरे धीरे बिगड़ रहा है। और ये बिगड़ने का क्रम कहाँ से शुरू हुआ? तो जब हमने जंगलों को काट के जंगलों का शोषण किया, फिर जंगलों को काट के खेत खलिहान बनाए, और इसके बाद खनिजों का शोषण किया। तो इस तरीके से ये जो शोषण विधि से ही जो प्राकृतिक वातावरण है उसका असंतुलन हो गया। फिर कह रहे हैं कि विगत शताब्दी के अंतिम दशक तक मानव अपनी समझदारी एवं उसकी संपूर्णता को परंपरा के रूप में पाने में विफल रहा है। अभी तक यह भी देखने को मिला है कि मानव अनेक परंपराओं को स्वीकारता ही आया है।
साथ ही परस्पर परंपराओं की दूरी यथावत बनी हुई है। तो ये भी दिख रहा है कि धर्म, जाति, राज्य आदि की जो परंपराएं हैं उनको स्वीकार कर लेता है, और ये भी दिख रहा है कि इन परंपराओं में आपस में दूरी जो है वो बनी हुई है। ये दूरियां सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभेद के आधार पर देखने को मिलती हैं। उक्त चारों मुद्दों में कहीं भी सार्वभौमता का सूत्र, है ना, जिसको सभी अपना सकें, ऐसा सूत्र नहीं देखने को मिलता है। तो जिसको अपन कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो भी सिद्धांत हैं, तो इन सिद्धांतों में या इन विचारधाराओं में या इन दर्शनों में या इन व्यवस्थाओं में, जो भी हम कहें, है ना, सामाजिक दर्शन, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक जो है सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था, तो इस रूप में ही तो पूरी परंपराएं रहती हैं। तो ये जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभेद के आधार पर देखने को मिलता है, और इनमें जो सार्वभौमता का जो सूत्र है या सार्वभौमिकता का जो सूत्र है वो अभी तक मिला नहीं है। यह पहली असफलता की गवाही है। और इसके बाद है कि युद्ध सदा ही राष्ट्र राष्ट्र की परस्परता में मंडरा रहा है, यानी युद्ध की स्थिति बनी ही रहती है। हम लोग पिछले जितना भी हमको ज्ञात इतिहास है तो उसमें युद्ध ही करते रहे। जैसे भारत का ही अगर अपन इतिहास देखें तो मूल रूप से सारा इतिहास युद्ध का इतिहास ही है। 1000 साल से यदि देखें तो 1000 साल से कुछ आक्रमणकर्ता लोग जो हैं भारत के साथ युद्ध करते रहे हैं, और फिर जो भारत में भी इंटरनल वार होते रहे हैं ना, जो राजा महाराजाओं के बीच में लड़ाई झगड़े चलते ही रहे। तो युद्ध सदा ही राष्ट्र राष्ट्र की परस्परताओं में मंडराता रहा है। आर्थिक विषमताएं, सांस्कृतिक असमानताएं सदा सदा से मानव कुल को प्रताड़ित कर ही रही हैं। इस बीच तो कह रहे हैं कि ये सब तो बना ही हुआ था, लेकिन इसी बीच वो कह रहे हैं कि एक साम्यवादी और पूंजीवादी विचारों को चर्चा के रूप में मानव कुल में प्रवेश हुआ, है ना। ऊपर जो कहा वैसा हमारी परंपरा में चल रहा था, लेकिन कोई 101 साल से साम्यवादी विचार आ गया, और साथ साथ कैपिटलिज्म, है ना, पूंजीवादी विचारों को भी चर्चा के रूप में मानव कुल में प्रवेश कराया गया। इन दोनों की अंतिम मानसिकता बिंदु एक ही है। वो कह रहे हैं कि चाहे वो साम्यवाद हो, पूंजीवाद हो, उन दोनों की मानसिकता का एक बिंदु एक ही है, और वह है भोगवाद। पूंजीवाद में ज्यादा कम का प्रकाशन होना देखा गया है। इसी को मुद्दा बनाकर आर्थिक रूप में समानता की परिकल्पना दी गई, जिसको अपन साम्यवाद कह रहे हैं। तो जो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं उसमें जो भोग है वो किसी के पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास भोग कम है। तो इसी आधार पे जो साम्यवादी परिकल्पना आई कि सबको बराबर भोग मिलना चाहिए ना, उसके आधार पे समानता की बात आई, जिसे साम्यवाद कहा गया। अधिकतर जनमानस में साम्यवाद जो है स्वागतीय होते हुए जिन देशों में साम्यवाद प्रथा शासन प्रशासन के रूप में ढाली गई, वहां के सभी लोग अथवा सर्वाधिक लोगों ने भोगवाद व पूंजीवाद को ही पसंद किया। तो वो कह रहे हैं कि साम्यवादी देशों की इस मानसिकता को, यानी समानता की मानसिकता को स्वीकार तो किया लोगों ने, लेकिन स्वीकार करने के बाद जो है वो भी पूंजीवादियों की तरह ही भोग करना चाहते थे। सर्वाधिक लोगों में भोगवाद व पूंजीवाद को ही पसंद किया, और इसे भली प्रकार से देखा गया कि पूंजीवाद के समान ही भोगोन्माद से साम्यवाद भी पीछा नहीं छुड़ा पाया। तो जो साम्यवाद जो है वो भी भोगोन्माद के चक्कर में पड़ गया, और अभी तो साम्यवाद टूट गया है ना। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उनमें विखंडन हो गया, और वो जो समानता थी वो गायब हो गई। खासकर जो रशियन कम्युनिस्ट स्टेट है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, और उसका मूल कारण यही था कि जो लाभोन्माद था, यानी जो भोग, जब वो पूंजीवादियों की तुलना में अपने भोग की तुलना करते थे तो उनको लगता था वो ज़्यादा दुखी हैं, कैपिटलिस्टिक लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रसन्न सुखी हैं, ऐसा वो मानते थे। और वो सुख
इस कारण से मानते थे कि उनको भोगने ज़्यादा मिल रहा है, हमको भोगने कम मिल रहा है, और इसी के कारण से उनका साम्यवाद से मोह भंग हो गया। और प्रकारांतर से रूस में भी जो है वो उदारवाद आया, उदारवाद से पूंजीवादी प्रवृत्तियां आ गई, और चाइना में तो पहले से ही था। चाइना जो है एक प्रकार से साम्यवादी होते हुए भी वो कैपिटलिस्टिक है, इसलिए साम्यवाद में जैसे पुराने हमारे यहाँ कई अति रईस लोग होते थे और सामान्य लोग होते थे, ऐसा पूरे चाइना में पूरा व्यापार जो है वो कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित है, जिनको हम लोग कारपोरेट कहते हैं। वो कारपोरेट के लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, बाकी आम जनता है। तो वो जिसको अपन ये कह सकते हैं कि जो चाइना का जो साम्यवाद है वो केवल सिंबॉलिक है बस, बाकी उसमें साम्यवाद जैसी कोई प्रवृत्ति है नहीं। तो इसे वो कह रहे हैं कि अधिकतर जनमानस में साम्यवाद स्वागतीय होते हुए जिन देशों में साम्यवादी प्रथा प्रशासन के रूप में ढाली गई, वहाँ के सभी लोग, सर्वाधिक लोगों ने भोगवाद व पूंजीवाद को पसंद किया। इसे भली प्रकार से देखा गया कि पूंजीवाद के समान ही लाभोन्माद से साम्यवाद भी पीछा नहीं छुटा पाया, और पूंजी के आधार पर जो परिकल्पनाओं को एकत्रित किए वह एक प्रबंध के रूप में मानव के हाथों अर्पित करने के उपरांत भी उन प्रबंधों में इस सिद्धांत के नाम से प्रबंध का विरोधी प्रबंध और विरोधी प्रबंधों का समन्वय प्रबंध और पुनः प्रबंध का जिक्र किया गया। तो खासकर ये जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है उसकी बात कर रहे हैं, उसकी जो फिलॉसफी है उसमें ये कहा गया कि ये जो परिकल्पनाएं हैं वो एक प्रकार से थीसिस है, और जब हम इन थीसिस को अप्लाई करते हैं तो उसका एंटी थीसिस होता है। इसलिए साम्यवादी तंत्र में ऐसा मानते हैं कि जो राज्य है वो जनता का शोषण करता है, और इसीलिए जनता और राज्य के बीच में संघर्ष बना रहता है। उसी को यहाँ पर बाबा जी जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है कि जिसको हम लोग थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस कहते हैं ना, तो बाबा जी उसी को कह रहे हैं कि पूंजी के आधार पे जो परिकल्पनाओं को एकत्रित किए वह एक प्रबंध हो गया, और उसके रूप में मानव के हाथों में अर्पित करने के उपरांत, जिसको कह रहे हैं दास कैपिटल है ना, वो पूंजी केंद्रित चिंतन है। तो दास कैपिटल जो है अर्पित हुआ, उन्हीं सिद्धांतों में इस सिद्धांत के नाम से प्रबंध विरोधी, यानी एक थीसिस और दूसरा एंटी थीसिस, प्रबंध विरोधी, और प्रबंधों का समन्वय, प्रबंधों का समन्वय मतलब जिसको सिंथेसिस कह रहे हैं ना, सिंथेसिस। और इसके बाद कह रहे हैं कि वो सिंथेसिस की क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर पुनः है ना थीसिस, और फिर एंटी थीसिस और सिंथेसिस, इस रूप में जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है ना, वो बना रहता है। ऐसा एक फिलॉसफी जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। फिर कह रहे हैं कि इसमें प्रबंध विहीन मानसिकता जनमानस के हाथ लगी, और इसी आधार पे विचार और कार्यक्रम की निश्चितता, स्थिरता लाखों पूंजीवादी आदमियों के कत्ल करने के उपरांत भी हाथ नहीं लगी। तो कह रहे हैं कि ये जो प्रबंध है इसके आधार, ये जन मानसिकता में गया और इसके आधार पे कम्युनिस्ट स्टेट बनाने के लिए काम हुआ, और उसको कह रहे हैं कि वो क्रांति हुई, उस क्रांति में लाखों लोगों को मरना पड़ा, है ना। तो उसी बात को बता रहे हैं कि इसी आधार पे विचार और कार्यक्रमों की निश्चितता, स्थिरता लाखों पूंजीवादी आदमियों को कत्ल करने, यानी जो जारशाही के खिलाफ रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, उसमें लाखों लोगों को मारने के बाद जो है साम्यवाद आया था। लेकिन इतना कत्ल करने के बाद भी जो जिसको अपन प्रबंध विहीन मानसिकता कहते हैं, यानी इक्वालिटी की जो मानसिकता कहते हैं, प्रबंध विहीन का मतलब है कि जो पूंजी के आधार पे जो प्रबंध था उसके विरोध में जो
इक्वालिटी की यानी साम्यवादी जो मानसिकताएं थी, है ना, वो हाथ नहीं लग पाई। इसी आधार पर विचार और कार्यक्रम ये हो गया। इसी के साथ भौतिकवादी विचार के साथ यह भी एक भ्रम पीछे पड़ा ही रहा कि विकास अंतहीन होता है। तो कह रहे हैं कि इस थीसिस में एक और प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उन्होंने ऐसा अपने सिद्धांतों में कहा कि विकास जो है वो अंतहीन है, तो इसलिए विकास जो है निरंतर बना ही रहता है। तो जैसे मध्य दर्शन कह रहा है कि पूर्णता होती है, विकास की एक पूर्णता होती है, लेकिन भौतिकवादी जो विचार है वो कहता है कि विकास अंतहीन होता है। इन दोनों कारणों से भौतिकवादी प्रबंधों के आधार पर व्यवस्था का निश्चयन होना संभव नहीं हो पाया, जबकि भौतिकवादी प्रबंध के रचयिता यानी जिनको कार्ल मार्क्स और उनके जैसे और भी जो लोग हैं, रचयिता और पंडितों को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित किया गया, यह भी हमारी देखी हुई घटनाएं हैं। इस विधि से साम्यवादी विचार का अंत सामान्य जनमानस के भोग में परिणत हो गया, और जहां तक शासन प्रशासन के तौर तरीकों का मुद्दा है, अभी तक पूंजीवादी देश जितना भ्रमित रहा है उतना ही साम्यवादी देश भी उलझा रहा है, यानी भ्रमित रहा है। अभी भी अंतिम स्थिति में पूंजीवादी देशों में सामरिक तंत्र और मात्रा यानी भौतिक उसकी मात्रा दोनों बढ़ा हुआ, सामरिक तंत्र और उसकी मात्रा दोनों बढ़ा हुआ देखने को, जिसको अपन आर्म्स रेस कह रहे हैं, तो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ साम्यवादी देश कहलाने वाले इस दशक के अंत तक जो भी बचे हुए हैं, वे भी सामरिक तंत्र और उनकी मात्रा में पर्याप्त समर्थ हैं, ऐसा बताते हैं। फिर लिखा है कि जो साम्यवादी देश नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष तंत्रवादी या लोक कल्याण तंत्रवादी, पब्लिक वेलफेयर जिसको स्टेट बोलते हैं ना, उसको लोक कल्याणकारी तंत्रवादी ऐसा बोला है। धर्मनिरपेक्ष यानी जिनको सेकुलर बोल रहे हैं ना। और फिर जातिवादी और संप्रदायवादी भेदों में गण्य है। तो कह रहे हैं कि जो साम्यवादी देश नहीं है उनमें कुछ सेकुलर स्टेट हैं, फिर कुछ जो है वेलफेयर स्टेट हैं, फिर कुछ जाति के आधार पे, जैसे इस्लाम, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है, इस तरीके से जातिवादी हैं, और फिर कुछ संप्रदायवादी भेद से भी गण्य है। जैसे जहाँ पर कोई रेसिज्म है ना, तो जैसे संप्रदायवादी को ऐसे पहचान सकते हैं कि रोमन कैथोलिक स्टेट है और प्रोटेस्टेंट स्टेट है, इस तरीके से रहे हैं, ऐसे भेदों से गण रहे। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि इन सभी में वाद परस्त, इन किसी भी वाद परस्त यानी ये जितने भी प्रकार के वाद हैं, तो वाद परस्त संविधानों में सार्वभौम आचार संहिता का सूत्र और व्याख्या देखने को नहीं मिला, यानी सार्वभौम आचार संहिता का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, या उसमें कोई सार्वभौमिक सिद्धांत हाथ नहीं लगा, है ना। इसी के कारण से सभी के संविधानों में अंतर है, हर स्टेट के संविधान में अंतर है, और हर स्टेट में अपने स्टेट के संविधान में भी अंतर द्वंद है। जैसे हमारे भारत में भी जो है स्टेट संविधान यानी जिसको हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, उसके प्रियम्बल को यदि हम देखते हैं तो प्रियम्बल में जो चीज़ों को हमने आत्मार्पित, अंगीकृत, स्वीकृत किया है, उसके खिलाफ भी जनमानस में विरोध बना ही रहता है। जैसे सेकुलरिज्म के खिलाफ जो है एक विरोध है, इसी तरीके से जो सोशल जस्टिस के नाम से हमने रिजर्वेशन किया, उसका भी विरोध हमको देखने को मिलता है ना। तो अंतर विरोध भी है, और जो भी अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें भी परस्पर विरोध देखने को मिलता है। इससे पता लगता है कि पूरी मानव जाति के लिए संविधान के सार्वभौमिक आचार संहिताओं के सूत्र और व्याख्याएं अभी तक पहचानी नहीं गई हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अनंतर कई राष्ट्रों के गठन से गठित संस्थाएं भी बनी हैं। इनमें से तो वो जिनको अपन कह रहे हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज और नॉन अलाइन कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन, तो इनमें से एक है गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन, एक कॉमनवेल्थ देश कंट्रीज हैं, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ है।
इन सभी के साथ और भी कई नामों से कुछ देश मिलकर संगठन को बनाए हुए, जैसे हमारा ये सार्क कंट्रीज का है, एशियान है या नाटो है, इस तरीके से बहुत सारे संगठनों को बनाए हैं। इन सभी संगठनों में परस्पर मानवीयतापूर्ण व्यवस्था से आचार संहिता का सूत्र और व्याख्या नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं कि इनमें भी नहीं हो पाया है, जो देशों की परस्परता में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने उसमें भी नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुशंसा के अनुसार, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि शिक्षा में सार्वभौमिकता को पाने की विधा में उन उप संस्थाओं को शामिल किए हैं। ऐसी 4-6 संस्थाएं विभिन्न देशों में काम कर रही हैं, जिसको अपन यूनेस्को आदि बोलते हैं। अभी तक इनसे कोई सार्वभौमिक मानसिकता से शिक्षा प्रणाली, नीति, कार्य योजना भी स्थापित नहीं हो पाई। तो बाबा जी इन असफलताओं की ओर इंगित कर रहे हैं मानव जाति के, कि शिक्षा में भी कोई सार्वभौमिकता पहचानने में नहीं आई है, और संविधान में, जिसको अपन आचार संहिता कह रहे हैं, उसमें भी सार्वभौमिकता पहचानने में नहीं आई। और जो उससे पूर्व जिसको उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में जो आपस में झगड़े बने रहे हैं, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। वो भी एक प्रकार की बड़ी असफलता मानव जाति, मानव परंपरा के इतिहास में देखने को मिलती है ना। ये सभी संस्थाएं जिनके पास, वो कह रहे हैं कि इन संस्थाओं में क्या हो रहा है, जैसे यूनेस्को है या और भी जो एजुकेशन को लेके कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इन संस्थाओं के माध्यम से क्या हो रहा है। तो ये सभी संस्थाएं जिनके पास अधिक पैसा है, वो पैसा बांट देना ही उनका मूल कार्यक्रम है। तो किसी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर देना, यही मूल कार्यक्रम है ना। इसी क्रम में अधिकांश देश जो हैं वो सामान्य लोगों के पास पैसे पहुंचाने पर सब विकसित हो जाएंगे, ऐसा सोचा करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो विकसित देश हैं जिनके पास पैसा है, वो ऐसा सोचते हैं कि यदि जनता के पास पैसा आ जाएगा तो वो सब विकसित हो जाएंगे, ऐसा सोचा करते हैं। कार्य भी वैसा ही करते हैं। यह भी इस दशक में देखने को मिल रहा है कि सर्वाधिक पैसा जिसके पास है वही ज्यादा से ज्यादा शोषण करता है। जैसे अमेरिका के पास सर्वाधिक पैसा है, लेकिन अमेरिका ही दुनिया में सर्वाधिक शोषण करने वाले देश के रूप में है। जहां ज्यादा शोषण होता है वहीं ज्यादा पैसा एकत्रित होता है, यह देखा गया है। इतना ही नहीं, व्यापार एवं शोषण में जो पारंगत हैं, ऐसे बड़े बड़े कोषालयों की कार्यशैली में धूल झोंक कर एवं स्वयं लाभ पैदा करते हुए भी, जिसको हम लोग बैंकिंग फ्रॉड आदि कह रहे हैं ना, वो सब इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, व्यापार और शोषण में जो पारंगत लोग हैं, जो बहुत महारथी लोग हैं, ऐसे लोग भी कोषालयों यानी बैंकों की कार्यशैलियों में धूल झोंक कर अपना स्वयं का लाभ करते हुए देखे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कुछ इस पे चर्चा। कुछ बात करना है इस पे? भैया स्पष्ट ही है। स्पष्ट है। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबा जी है ना खुद को अनपढ़ बताते हैं, है ना, और रहते भी जो है अमरकंटक जैसे, मतलब समझो कि कोई बड़ा सिटी नहीं है, जंगल में ही रहते। हाँ, जंगल में ही। लेकिन उनकी जो बातें हैं, वो जो मुद्दे बताते हैं, है ना, मतलब बिल्कुल जैसे है ना एकदम लेटेस्ट, और जो है जैसे दुनिया की पूरी खबर उनके पास,
है ना, अति हो वैसे जो है ना, जो बातें हम शहर में रह के है ना, बिल्कुल जो है अखबार पढ़ के हर रोज जो है टीवी न्यूज देख के हमको नहीं ध्यान में आता, वैसी वैसी बातें बाबा जी है ना, ये यूनेस्को वाली और ये जो है ये सब बातें सुन बाबा के जी ऐसा का ये लगता है। था कि पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है हाँ और जितने भी पॉलिटिकल थॉट हैं, पॉलिटिकल हाँ स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब हाँ की हाँ समीक्षा उनके पास है। हाँ, जैसे कोई कोई और मतलब समझो कि कोई इकोनॉमिस्ट हो ना, बड़ा हम्म, अर्थशास्त्री, नोबेल हाँ, पुरस्कृत है ना, और जितनी जो हम्म। है सूचना उनके पास हो है ना, उससे ज्यादा जो है बाबा जी के पास दिखती है। कमाल है जागृत आदमी का करिश्मा। और सब जी, तो क्या सबसे जी? बड़ी बात ये है, 70 के दशक में ये लिखा, हाँ सोच लो है ना, और हम्म, 50 और साल होने अभी को भी है। प्रासंगिक कैसा है। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल है ना, एक भी जो है मुद्दा आउटडेटेड नहीं लगता हमको। हाँ, 50 यही साल बात पहले है। लिखी हुई एक भी बात हमको ऐसा नहीं लगता कि ये तो अब पुरानी हो गई है ना, बिल्कुल अभी जैसे हम उसी में से गुजर रहे हाँ, हैं ना। कमाल है। क्या तो दृष्टि रही है। क्या उन दृष्टि रही। उनकी असफलताओं का भी समीक्षा है और उनमें जो मूल सिद्धांत है उनका भी समीक्षा है और उसके फल परिणामों का भी समीक्षा है। और इसके बाद ये सारी समीक्षा के साथ वो जो है पूरी मानव जाति को एक नई दिशा दे पा रहे हैं। ये भी एक हम्म, बड़ी बात है जो। हाँ बिल्कुल यज्ञेश जी सही आप बात। भी कुछ। अभी हाँ, अभी जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं इसको भी सटीकता से इसको जोड़ के देखा जा सकता जी, अच्छा है। है। ये कोरोना काल आपने में 3 जैसे बातें कही, असफलता की समीक्षा है, फल परिणामों की समीक्षा है, और सिद्धांतों एक की भी पॉइंट रखा, जो थ्योरीज है ना उनका भी समीक्षा रिव्यू। सिद्धांतों की भी समीक्षा। हाँ, जैसे इसमें 2 3 4 जगह व्यक्तिवाद शब्द आया है ना। जी व्यक्तिवाद शब्द आया ना, व्यक्तिवादी अहमताएं जो है वो बढ़ रही हैं, व्यक्तिवादी अहमताएं जो जी है वो, ऐसा एक शब्द आया था ना सब। तो ये लिखा है व्यक्तिवादी जी। मानसिकता सघन हो रही है। तो ये जो हम्म व्यक्तिवादी मानसिकता का मतलब क्या होता है? तो व्यक्तिवाद जो है वो एक पॉलिटिकल थॉट है ना, पॉलिटिकल सिद्धांत भी है, थ्योरी भी है और पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है जिसको व्यक्तिवाद बोलते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे व्यक्तिवाद की जो मानसिकता है वो दुनिया में बढ़ती गई है। मतलब पहले क्या था कि व्यक्तिवाद नहीं हुआ करता था, लोग सामाजिक होते थे, है ना, ये करीब 200 साल 150 साल पहले तक। हम्म लेकिन ये 100 150 साल में व्यक्तिवादी जो मानसिकताएं हैं वो सघन हो रही हैं और व्यक्तिवादी अहमताएं भी बढ़ रही हैं। तो ये जो व्यक्तिवादी अहमताएं हैं इसमें राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि व्यक्तिवाद ये कहता है कि राज्य जो है वो कम होना चाहिए और व्यक्ति को स्वतंत्रता ज्यादा होना चाहिए, है ना, ऐसा व्यक्तिवाद कहता है। तो राज्य को ज्यादा कानून नहीं हम्म बनाना चाहिए, आदमी को फ्रीडम, यानी जिसको कहते हैं कि उसकी जो स्वतंत्रता है उसको कहेंगे कि क्या बोलते हैं, स्वच्छंदता जो है वो ज्यादा होना चाहिए। स्वच्छंदता की वकालत करता है वो, स्वतंत्रता की नहीं, है ना, प्रचलित भाषा में व्यक्तिवादी। मनमानी की, हाँ, अपन बोलचाल की उसको भाषा में मनमानी मनमानी। करने दो है ना। तो बाबा जी जो है ना स्वच्छंदता तो और भी आगे का वर्ड है ना। तो बाबा जी जो है ना व्यक्तिवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम्म सारे इस सब के मूल में व्यक्तिवाद है। जितना भी उन्होंने अभी समीक्षा किया है तो इस सब के मूल में व्यक्तिवाद ही है। तो हम्म इसीलिए उन्होंने लिखा कि सुविधा संग्रह भी व्यक्तिवादी है और भक्ति विरक्ति भी जो है व्यक्तिवादी है। अभी हम लोगों ने ऊपर इसको पढ़ा था, है ना। तो व्यक्तिवाद को ही वो समस्या मान रहे हैं और इसीलिए फिर उन्होंने व्यक्तिवाद के विकल्प के लिए जो है सह अस्तित्ववाद दिया है। और सह अस्तित्ववाद में व्यक्ति व्यवस्था की इकाई नहीं माना है, व्यवस्था की इकाई को परिवार के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया है।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि अकेले व्यक्ति में ना तो कोई आचरण होता है, ना कोई कार्यक्रम होता है, ना कोई सार्थकता होती है। और अभी मैं एक संचेतनावादी मनोविज्ञान में इसको पढ़ रहा था, तो उसमें ये भी लिखा है कि अकेले एक मनुष्य के आधार पे परिवार का प्रमाण नहीं हो पाता है, परिवार भी नहीं होता है। तो ना परिवार होता है और ना ही जो, यदि आप इसको उसमें देखेंगे अभ्यास दर्शन में, तो अभ्यास दर्शन में लिखा है कि प्रत्येक मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता, अध्याय 3 में है। फिर अध्याय 4 में लिखा है कि अकेले मानव में से के लिए सार्थकता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वह समाज व सामाजिकता इसका मूल आधार है सार्थकता का। फिर अध्याय 5 में उन्होंने कहा कि मानव अकेले में से के लिए नहीं है ना, समाज का केंद्र होता है मानव। फिर लिखा है अध्याय 9 में व्यक्तिवादी और वर्गवादी प्रयोग जो है सफल नहीं हुए। फिर लिखा है कि जो वर्ग परिवारीय और व्यक्तिवादी परंपरा संघर्ष से मुक्त नहीं है, फलतः सामाजिक सिद्ध नहीं हुआ, अध्याय 9 में कहा गया। तो इससे पता लगता है कि बाबा जी ने व्यक्तिवाद को बहुत गहराई से विवेचित किया है। अभी इतना हम लोग, जैसे मैं तो अखबारों में लिखता रहा हूँ, पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ता रहा हूँ, सुनीता भी जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस में जो है एमए हैं, तो हम लोगों को भी व्यक्तिवाद इतनी गहराई से नहीं पता है जितने गहराई से बाबा जी ने इसका समीक्षा किया है। फिर जनवाद में, जैसे मैं जनवाद में भी देख रहा था कि बाबा जी ने व्यक्तिवाद पे क्या लिखा है, तो जनवाद में अभी हम लोग जो अध्याय 3 में आएंगे तो वहाँ पर कहा है कि जब समुदाय, वर्गों और व्यक्तिवाद के रूप में मानव जाति को पहचाना जाता है तब तक युद्ध से मुक्ति नहीं है। इसी अध्याय 3 में फिर आएगा कि सुविधा संग्रह के तृप्ति बिंदु नहीं है, प्राचीन अर्वाचीन स्वीकृतियां भक्ति विरक्ति को बेहतरीन जिंदगी माना गया है। इन दोनों में व्यक्तिवाद में व रहस्य में अंत होना सिद्ध किया गया है। वो कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ सुविधा संग्रह, भक्ति विरक्ति और इस भक्ति विरक्ति के आधार पे बेहतरीन जिंदगी की बात की गई, वो कह रहे हैं इन दोनों का जो वो है वो व्यक्तिवाद में और रहस्य में अंत होना दिखा है। फिर वो कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद ना तो परिवार व्यवस्था का आधार है, ना समुदाय व्यवस्था का आधार है, और समाज व्यवस्था तो कोसों दूर है। मतलब वो कह रहे हैं जिसको हमारे आज के दुनिया के संविधान जो है, उन संविधानों में सबसे हाई प्रायोरिटी पे कोई चीज़ है वो व्यक्तिवाद है, जिसको इंडिविजुअल फ्रीडम कहते हैं, जिसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं, है ना, जिसको निजता का अधिकार कहते हैं। ये सब इंडिविजुअलिज्म से आया है ना, व्यक्तिवाद से आया है। उसके लिए बाबा जी कह रहे हैं कि व्यक्तिवाद ना तो परिवार व्यवस्था का आधार है, ना समुदाय व्यवस्था का आधार है, ना समाज व्यवस्था, तो बहुत कोसों दूर की बात है। फिर इसी में जनवाद में ही आएगा आगे जाके कि भोग शक्ति व्यक्तिवादी होना पाया जाता है, भक्ति विरक्ति भी व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवाद किसी शुभ स्थली पे पहुंचने में समर्थ नहीं हुआ है, सर्व शुभ तो बहुत दूर की बात। मतलब व्यक्तिवाद के ऊपर इतना जबरदस्त कुठाराघात किया है बाबा जी ने, मतलब क्योंकि उनको सहअस्तित्ववाद को इस्टेब्लिश करना था, और पूरी दुनिया इस समय जो सबसे हाई जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज है पूरी दुनिया में, पॉलिटिकल में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और फिलॉसफी में भी, वो इंडिविजुअलिज्म है। जैसे अभी वर्तमान में जो एक नया वाद आया है जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलते हैं, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है उसमें व्यक्तिवादिता की पराकाष्ठा है, और इसीलिए वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को कुछ लोग कहते हैं कि वो अराजकतावादी है। अराजकतावाद का मतलब होता है, अराजकतावादी ये कहता है कि स्टेट की आवश्यकता ही नहीं है, स्टेट जो है वो अनावश्यक है, राज्य एक अनावश्यक है। तो इस तरीके से बाबा जी ने व्यक्तिवाद को लेके बहुत सारा बात की है। और अर्थशास्त्र में देख रहा था तो मैंने देखा अर्थशास्त्र में भी व्यक्तिवाद के बारे में बाबा ने कहा। जैसे अर्थशास्त्र में एक सेंटेंस आया है, व्यक्तिवादी समुदायवादी विधि से प्रत्येक मानव समस्याओं को पालता है, पोसता है, वितरण किया है।
परिवार मानव के रूप में प्रत्येक व्यक्ति समाधान को पालता है, पोसता है, पोषण करता है। ये परिवार मानव जो है वो सह-अस्तित्ववाद की अवधारणा है। फिर इसके बाद लिखा है कि ये जो भी प्रकार के जो बंधन है मानव में, भय, प्रलोभन, संग्रह, द्वेष से ग्रसित होना सुदूर विगत से इस वर्तमान 20वीं शताब्दी तक स्पष्ट हो गया है। और वो कह रहे हैं कि ऐसे बंधन ही व्यक्तिवादी अहमताओं और अहमताओं के टकराव विविध प्रकार से होते हुए आए, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा है। ऐसे अर्थशास्त्र में भी कई जगह आया है। अभी मैं समाधानात्मक भौतिकवाद में मैंने देखा, तो समाधानात्मक भौतिकवाद में एक जगह लिखा है कि भ्रमित होने का जो मूल तत्व है और यह सशक्त तत्व है अभी तक बनी हुई है, वो व्यक्तिवादी समुदायवादी परंपरा है। तो यहाँ पे भी व्यक्तिवाद समुदायवाद को उन्होंने किया है, क्योंकि व्यक्तिवाद और समुदायवाद के आधार पे जो जनवाद है वो व्यवहारात्मक नहीं हो सकता, वो संघर्षात्मक रहेगा। तो इसलिए संघर्षात्मक जनवाद को व्यवहारात्मक जनवाद बनाने के लिए ये व्यक्तिवाद और समुदायवाद से भिन्न जिनको अपन कह रहे हैं चर्चा, परिचर्चा आदि को जो है हमको देखना पड़ेगा। और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद में भी व्यक्तिवादी, एक सेंटेंस में आपको पढ़ के बता देता हूँ, इससे अनुमान लगेगा तो बाबा जी ने कितनी गहराई से चीज़ों को देखा है। तो वो कह रहे हैं कि मानव परंपरा तब तक भ्रमित रहना भावी है जब तक समुदाय और समुदायगत आवश्यकताओं में हठधर्मिता, सुविधा संग्रह की हठधर्मिता, भोग अतिभोगवादी हठधर्मिता, आदमी को मूलतः दुखी करने वाली हठधर्मिता, स्वार्थी, अज्ञानी, पापी बनाने वाली हठधर्मिता, कोई एक समुदाय अपने को धर्मी और अन्य को विधर्मी मानने की हठधर्मिता, द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध की आवश्यकता मानने वाली हठधर्मिता, व्यक्तिवादी मानसिकता के लिए सभी हठधर्मिताएं रहेंगी, ऐसा कह रहे हैं। तो यानी यदि व्यक्तिवादी अहमताएं रहेंगी तो ये सब प्रकार की हठधर्मिताएं बनी। यानी व्यक्तिवाद के मूल में, इन सब हठधर्मिताओं के मूल में व्यक्तिवाद है, ऐसा अनुभवात्मक आध्यात्मवाद में है। तो हम लोग में जो अभी योगेश भाई जो मुद्दा उठा रहे थे वो यही था कि बाबा जी जंगल में रहते हुए भी व्यक्तिवाद जैसे दार्शनिक महत्व के मुद्दे को कितनी गहराई से विवेचित कर रहे हैं। ना केवल विवेचित कर रहे हैं, उनके सारे तर्क को उखाड़ फेंक रहे हैं और उसको उखाड़ फेंक के एक सहअस्तित्ववादी मानसिकता को, सिद्धांत को जो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसके आधार पे जिसको हम लोग राज्य कह रहे हैं, राज्य की एक नई अवधारणा दे रहे हैं। जो बाबा जी का परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, वो भी एक प्रकार से जनवादी तंत्र है। तो बाबा जी ने जो जनवादी तंत्र के रूप में 10 सोपानी व्यवस्था को निर्देशित इंगित किया है, उसमें जो वर्तमान राज्य है उसको उखाड़ के फेंक दिया है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। तो महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पूरे राजनीतिक चिंतन में पूरी दुनिया में तो व्यक्ति के बाद राज्य ही है। बाबा जी पहले व्यक्ति हैं जो व्यक्ति और राज्य के बीच में परिवार को कह रहे हैं कि परिवार जो है व्यवस्था की मूल इकाई है। जबकि पूरे मतलब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देख लीजिए तो व्यक्ति और राज्य ही जो है दो रहे हैं, परिवार की कहीं भी चर्चा नहीं है। यद्यपि सामाजिक रूप में परिवार बना रहा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से परिवार का कोई महत्व नहीं रहा है। तो राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक जो संविधान है वो व्यक्ति के बाद सीधे राज्य को पहचानती हैं। और इसीलिए जैसे हमारी जो दंड विधाएं हैं ना, दंड विधाएं भी सब व्यक्तिवादी हैं, जबकि हमारा समाज परिवारवादी है। तो जब कोई परिवार का एक व्यक्ति गलती करता है और राज्य उसको दंडित करता है, तो राज्य उसको दंडित करने से परिवार के जो अन्य लोग होते हैं जिन्होंने गलती नहीं की होती, उनको भी दंड भोगना पड़ जाता है ना। तो इस रूप में जिसने गलती नहीं की है उसको भी सजा हो जाती है, दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि जो न्याय व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्तिवादिता पे आधारित है। ठीक है, ये सब मुद्दे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया विश्लेषण भैया। जी जी।
बहुत अच्छा रखा, बहुत ही बढ़िया रखा। एक पेपर ही प्रेजेंट कर दिया आपने व्यक्तिवादी हाँ का। जी, हाँ जी। जो बाबा जी ने लिखा है वही किया। हाँ, नहीं मेरा बिल्कुल। इसमें नहीं मेरा मतलब इसमें बस इतना ही है। हाँ, हमारे नहीं सबका भैया, ध्यान में ला दिया। ये तो आपकी उदारता है कि आप कह रहे हो आपका कुछ नहीं है, लेकिन जो है ना, हम जो है मतलब समझ में आता है कि है ना, आपका भी तो है। आप जो मतलब जर्नलिज्म में आपने जो अपना वक्त लगाया है, तो ऐसा भी नहीं है ना, बाबा जी की बात को आप जितना विश्लेषित कर सकते हो, है ना, मुझे नहीं लगता जो आदमी मतलब जर्नलिज्म में नहीं रहा हो या तो इतना पढ़ा नहीं हो, जिसने इस प्रकार का जो है इतना पठन नहीं किया हो, वो इस तरह से विश्लेषित कर सके। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतना ध्यान दिलाना भी और एक एक जगह से ढूंढ के लाना। आप जितने भैया सेंटेंस कह रहे हैं, ये सारे मैंने पढ़े हाँ और कई बार पढ़े, लेकिन जो आपने ध्यान दृष्टि से दिलाया ना, ठीक है, परिवार पे भी ध्यान गया है कि परिवार व्यवस्था की इकाई है, लेकिन जिस तरह से आपने पूरा जोड़ा है ना, मतलब आपने जो रखा है वो उसे ध्यान तो गया। जी जी जी, बिल्कुल भैया, ठीक है भैया। बढ़िया है। अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी जनवाद में, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं बाबा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत ठीक है, और आराम से एक समय लगा तो जनवाद को पढ़ने से एक आप लोगों को एक बड़ा एक्सपोजर भी मिलेगा, है ना। हाँ भैया, बहुत जो विराटता में विचार करने का जो है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका भी मतलब दिग्दर्शन समझो हो कि जाए। आम लोगों से कुछ सार्थक बात करने का आधार मिलेगा, वरना क्या जी है जी कि केवल दर्शन की बात जो है आम लोगों से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि है ना, जी बात पहुंचती नहीं है। लेकिन ये जनवाद जो है पढ़ने से आपके पास जो है आम जनता के साथ भी आप सीधे जो है ना बातचीत कर सकोगे दर्शन की। हाँ, इनमें से कुछ मुद्दों को उठा के हम लोग हाँ किसी हाँ भी हाँ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल। लेक्चर कर सकते हैं, ये सब कर ही सकते हैं। हाँ भैया, और कोई भी लेमन भी इसको समझ सकता है कि ये क्या कह रहे हाँ, हैं। वो सब और क्या हाँ, है। ऐसा नहीं है कि दर्शन से जुड़ा हुआ आदमी इसको समझ सके। तो जनवाद की ये जो है ना बहुत खूबी है ये। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए फिर इजाजत। हरिहर। हरी हरी। हरिहर हरिहर।